Hi students. So in this video we are going to revise all the formulas and concepts that are related to waves on string. So start करते हैं. So पहले तो waves के types. So waves can be divided onto the basis of the propagation and onto the basis of the vibration of particles. So there can be मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स. सो मैकेनिकल वेव्स जैसे साउंड वेव्स हैं. सो साउंड वेव्स को मीडियम का नीड रहता है, दैट्स वाई दिस इज मैकेनिकल वेव and all other waves which require the medium, so like waves on a string, other kind of waves, all these waves will be called as mechanical wave. non mechanical waves जिसको medium का requirement नहीं होता है, like for example electromagnetic waves and light, or you can say x-rays. So all these waves are non-mechanical waves. Now next is transverse waves. So transverse waves on string होती हैं, वो transverse waves होती हैं. इसमें propagation के perpendicular ये particle vibrate करता है. And on the case of longitudinal waves, particle in the direction or parallel to the direction of propagation of a wave vibrate करता है. So equation of wave can be given as y equals to a sin omega t minus kx plus phi. जिस तरह से अपने पास में SHM का इक्वेशन होता है उसी तरह इक्वेशन ये भी होता है, बट इसमें एक टर्म आ जाता है माइनस के एक्स, दैट इज फॉर इंक्लूडिंग द पोजिशन. सो दिस टर्म इन द केस ऑफ SHM जिस तरह से अपने को एम्पलीट्यूड देता था, ये भी यहाँ पे अपने को एम्पलीट्यूड देगा. ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी होता था, तो यहाँ पे ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगा. साथ में जो भी रिलेशंस हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी के बीच में, वो सभी यहाँ पे भी लगेंगे. एंड के इज वेव नंबर. के क्या होता है? 2π/λ. So and then phi is initial phase at t is equals to 0. Important thing you need to keep in mind that जब यहाँ पे नेगेटिव होगा इट मीन्स ये पॉजिटिव एक्स में ट्रेवल कर रहा होगा. अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा. अगर ये नेगेटिव इवन ओमेगा टी के साथ में आता है एंड के एक्स पॉजिटिव होता है, तब भी ये पॉजिटिव एक्स में ट्रेवल कर रहा होगा. सो नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर ट्रैवलिंग वेव्स. इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कई बार. इसका यूज करके हम वेव वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं. सो d²y/dt² इज इक्वल टू v² मल्टीप्लाइड बाई d²y/dx². जिस तरह से अपने पास में फॉर्मूला रहता है =-ω²x. SHM में हम इसका यूज करके ओमेगा फाइंड आउट करते हैं, उसी तरह यहाँ पे इस इक्वेशन का यूज करके हम वेव वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ग्राफ ऑफ वेव्स. तो इस तरह से मैं एक वेव का ग्राफ बनाया हूँ जो कि पॉजिटिव एक्स में ट्रेवल कर रहा है. इन दिस केस अगर आप इसे डेल्टी टाइम वेव बनाएंगे, डेल्टी टाइम के बाद में बनाएंगे, तो वेव इस तरह से दिखाई देगा, राइट. सो इससे आप एक आइडिया ले सकते हैं कि पार्टिकल्स किस तरफ मूव कर रहे हैं. अगर आप देखेंगे ये वाला पार्टिकल ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल भी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये वाला पार्टिकल है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. और साथ में आप पार्टिकल रिटार्ड कर रहे हैं कि ये एक्सेलरेट कर रहे हैं, वो भी आइडिया लगा सकते हैं. वो आइडिया आप इस तरह से लगा सकते हैं कि अगर पार्टिकल एट मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, इट मीन्स वो रिटार्ड हो रहा है, या फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, तब वो एक्सेलरेट हो रहा है. नेक्स्ट इज पार्टिकल का वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी गिवन एज -v/dy/dx. इसका भी यूज करके आप पार्टिकल का वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जेईई मेंस में आ सकते हैं या नीट में आ सकते हैं. नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज v² मल्टीप्लाइड बाई d²y/dt²dx². जो अपने पास में कंडीशन फॉर ट्रेवलिंग वेव्स है, दैट इज हियर द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल. ओके. नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ फेज डिफरेंस. ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम वेव ऑप्टिक्स में 12th क्लास में भी करते हैं. सो फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस डेल फाई इज इक्वल टू 2π/λ मल्टीप्लाइड बाई डेल एक्स, एंड डेल फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम डिफरेंस इज 2π/t मल्टीप्लाइड बाई डेल टी. ओके. फेज डिफरेंस ड्यू टू डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, इसका यूज हम बीट्स में करेंगे आगे जब साउंड वेव्स को रिवाइज करेंगे. सो डेल फाइव इज इक्वल्स टू ω2 - ω1 मल्टीप्लाइड बाई डेल टी. नाउ देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ फेज डिफरेंस व्हेन पार्टिकल्स आर इन फेज. जब फेज डिफरेंस 2n π होगा उस केस में इंटीजर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2π होगा, उस केस में पार्टिकल्स इन फेज होंगे.
सो लाइक अगर आप पाथ डिफरेंस लेंगे, पाथ डिफरेंस की वजह से ही ओनली फेज डिफरेंस आ रहा है, उस केस में लैम्डा टू लैम्डा वाले पार्टिकल्स ये सभी फेज इन फेज होंगे. सो लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस केस ये वाला पार्टिकल है एंड दिस वन पार्टिकल एट ए एंड पार्टिकल एट बी, दो बोथ आर इन फेज. ओके, सो नाउ नेक्स्ट आउट ऑफ फेज, जस्ट अपोजिट फेज में होंगे ये 2n-1 पाई, इनमें फेज डिफरेंस रहेगा. अगर पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस आ रहा है, इन दैट केस दिस डेल एक्स is lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, so on. And next is waves on string. yes, ये important है. केस 1 केस 2 दोनों इसमें important है. इससे भी related questions आते हैं, इससे भी related questions आते हैं. velocity of wave is root t by mu. इसका use किसी part of question में हो सकता है. next is when this string is not massless, mass of the string is not negligible, in that case velocity of wave will be root over y by g. ध्यान रखना ये है यहाँ पे y लोवेस्ट पॉइंट से डिस्टेंस है उस पॉइंट का जहाँ पे आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है. एंड डेल टी टाइम फॉर प्रोपोगेशन, अगर नीचे से वे ऊपर की तरफ जाता है तो उस केस में डेल टी विल बी 2 रूट एल बाई जी. ओके, सो नेक्स्ट इज पावर एंड इंटेंसिटी. यस, एक फॉर्मूला आप इसमें याद रख लीजिए, इंटेंसिटी का फॉर्मूला 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी. आप इसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे, बोलेंगे, याद हो जाएगा. So now next from here you can also see that 2 pi square f square rho v ये constant की तरह हम ले सकते हैं multiplied by a square. It means intensity is proportional to the amplitude square. Okay, and what is the relation between the power and intensity? Power is equals to intensity multiplied by area. Okay. Next is superposition. What is superposition? The resultant displacement at a point is sum of individual displacement due to different waves. So like for example एक अपने पास में वेव है y1 x y1 and another is y2. so इनकी वजह से जो भी resultant displacement the individual displacement will be there. so some of these two individual displacement will give us the resultant displacement. so now superposition का ये एक special case है interference. so interference, standing waves and beats, these are the cases of superposition. so interference में क्या होता है कि equal frequency होना चाहिए. it means sources coherent होने चाहिए. okay, that is also known as coherent sources. so and ऑलमोस्ट इक्वल एम्पलीट्यूड होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेशन होना चाहिए. दिस इज इम्पोर्टेंट. सो ऑल दीज कंडीशंस आर फॉलोड. इन दैट केस द रिजल्टेंट wave will be equals to a resultant sin omega t minus kx plus theta. so a resultant amplitude of resultant wave will be vector sum of individual amplitude a1 plus a2. ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है पर कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर सम नहीं होता, बट रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड का वेक्टर सम होता है. तो जिस तरह से एक रिजल्टेंट वेक्टर हम निकालते हैं, उसी तरह सेम वे हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी निकालेंगे. तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, एंड थीटा इज द initial phase difference of the individual wave. so that is a2 sin phi divided by a1 plus a2 cos phi. now resultant intensity, using the formula I equals to ka square, we can calculate resultant intensity. I will be equals to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi. now there can be two types of interference. one is constructive, जब particles in phase होते हैं, it means the phase difference is integer multiplication of 2 pi. in that case this interference will be known as constructive interference, and the path difference will be equals to n lambda, and resultant amplitude will be equals to a1 plus a2. अगर दूसरा केस है अपने पास में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इस केस में जो पार्टिकल्स हैं ये आउट ऑफ फेज रहते हैं, एंड फॉर बीइंग आउट ऑफ फेज दी path difference should be equals to 2n plus 1 lambda by 2. sometimes we also use here negative, that you also keep in mind, and the resultant amplitude is a1 minus a2, just subtraction of these two amplitude. अगर intensity same है तो इस केस में 4i नोट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में इंटेंसिटी हो जाता है, एंड जीरो इंटेंसिटी इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. यस, सो नाउ नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स.
सो रिफ्लेक्शन दो मीडियम से हो सकता है कि जब एक कोई वेव प्रोपगेट कर रहा है किसी denser medium से rarer medium, this can be one case. And when wave is propagating from the rarer medium to denser medium, here I am taking the two examples of this. Like one is there are two strings, ये एक अपने पास में स्ट्रिंग है एंड ये दूसरा स्ट्रिंग है, एंड फर्स्ट स्ट्रिंग इज हैविंग मोर mu1 compared to the other string. So in that case it can be considered a propagation from the denser to rarer medium. और another is that अगर हम कोई एक string लेते हैं एंड इसके वन एंड को हम फ्री कर देते हैं, सो ये भी एक केस है वेव का ट्रेवल होने का फ्रॉम दी डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. सो इस केस में जब हम रिजल्टेंट वेव का प्रोफाइल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक इमेजिनरी वेव एज्यूम कर लेते हैं जो इस फिक्स पॉइंट से इधर से आ रहा होता है उतने ही वेलोसिटी से उतने ही डिस्टेंस पे. नाउ क्या होता है कि ये जो किसी भी टाइम पे हम कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों का सुपर इम्पोजिशन करके कैलकुलेट कर लेंगे वेव प्रोफाइल. बट यू नीड टू कीप इन माइंड दैट आफ्टर अगर ये वेव पल्स है ये इधर क्रॉस कर जाएगा तो ये फिनिश हो जाएगा. ओनली दिस वेव इमेजिनरी वेव पल्स विल बी देयर आफ्टर दिस पॉइंट. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज नो फेज चेंज ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव. अगर कोई वेव डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है ट्रांसवर्स वेव, सो देयर विल बी नो फेज चेंज. ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के केस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वो आगे हम देखेंगे. सो नेक्स्ट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज v2 माइनस वी1 डिवाइडेड बाई v2 प्लस वी1 मल्टीप्लाइड बाई ai. सो इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है. और v2 v1 ये क्या है, ये है वेलोसिटीज इन मीडियम फर्स्ट, वेलोसिटी इन मीडियम सेकेंड. ओके, वेलोसिटी किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, रूट टी बाई म्यू से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. टी टेंशन दोनों में सेम रहेगा. So now next is A transverse. A transverse will be equal A of amplitude of ट्रांसमिटेड वेव. इस केस में कोई ट्रांसमिटेड वेव नहीं रहेगा, बट इस केस में एक ट्रांसमिटेड वेव रहेगा. तो उसका एम्पलीट्यूड आता है 2v2 डिवाइडेड बाई v2 प्लस v1 मल्टीप्लाइड बाई ए इंसिडेंट. So now next is the other case. In that case these formulas will be same. These formulas will be same, and you need to keep in mind that when a wave travels from the rarer medium to denser medium, in that case ये opposite phase में हो जाएगा. So pi phase difference हो जाएगा, right? So it's just example y equals to a sin omega t minus kx. अगर ये इंसिडेंट करता है इसके from the rarer medium to denser medium, in that case जो अपने पास में reflected wave आएगा, so that will be minus a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स. किस केस में, जब ये ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम दी रेयर टू डेंसर. ओके, अगर ये डेंसर टू रेयर ट्रेवल करता है, इन दैट केस इट विल बी वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. ओके, लेट्स मूव ऑन. सो नेक्स्ट इज स्टैंडिंग वेव. जब कोई रिफ्लेक्टेड वेव एंड इंसिडेंट वेव मिलेंगे तो दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ में, सेम एम्पलीट्यूड के साथ में हैं. तो ऐसी वेव्स मिलती हैं तो उनकी वजह से जो रिजल्टेंट वेव आता है उसको हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं, क्योंकि ये ट्रेवल नहीं करता, इसमें एनर्जी प्रोपगेट नहीं होता है. सो वाई इक्वल्स टू y1 प्लस y2. सो रिजल्टेंट वेव, resultant equation is equation of SHM. Here this is amplitude A and cos omega t, but here the different thing from the SHM is that amplitude of different particle is different. Okay, so 2a sin kx multiplied by cos omega t. यहाँ पे amplitude x चेंज करने की वजह से चेंज होता रहेगा. नाउ कुछ पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहाँ पे एम्पलीट्यूड हमेशा के लिए जीरो रहेगा. ऐसे पोजीशंस को हम नोड्स बोलेंगे. सो नोड्स का लोकेशन इस केस के लिए आ जाएगा 0, λ/2, 3 λ/2. ये सभी पोजीशंस नोड की पोजीशंस होंगी एंड सक्सेसिव नोड्स के बीच में डिस्टेंस λ/2 होगा. सो नेक्स्ट इज एंटी नोड. एंटी नोड जिसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है. सो मैक्सिमम कब होगा, तो पार्टिकल के पास में ये वाला पार्ट है, ये साइन के एक्स ये 1 हो जाए. सो 1 होने की कंडीशन से हम निकाल लेंगे एक्स विल बी इक्वल टू 2n + 1 λ/4. λ/4, दिस इज λ/4. ओके, सो एक नोड एंड एक एंटी नोड, सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस λ/4 होता है, एंड एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस λ/2 रहता है.
Okay, let's move on. So next is नाउ स्टैंडिंग वेव में हम दो केसेस देखने वाले हैं. जब फर्स्ट केस इज व्हेन द स्ट्रिंग बोथ एंड ऑफ स्ट्रिंग आर फिक्स्ड like this. So when both end are fixed end will act as node. Okay, so fixed end node की तरह behave करेंगे. So now in this case standing wave can be found. One type of standing wave is this. So in that case there is node and in between there is antinode. This is the lowest frequency in which the standing waves can be generated. इससे लोवेस्ट वेव जनरेट नहीं हो सकती, इसलिए इसे हम फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी बोलेंगे. फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी फॉर दी बोथ एंड फिक्स के लिए हो जाएगा V/2L. इसे आपको याद ही रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. एंड लैम्डा नोट विल बी इक्वल्स टू 2L. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज nth हार्मोनिक के लिए फ्रीक्वेंसी हो जाता है Fn इज n मल्टीप्लाइड बाई V/2L. नंबर ऑफ नोट्स कितने होते हैं, n+1 हो जाते हैं. नंबर ऑफ एंटी नोट कितने रहते हैं, n रहते हैं. एंड nth हार्मोनिक के लिए लैम्डा वेवलेंथ इज 2L डिवाइडेड बाई n. लेट्स गो ऑन दी नेक्स्ट. व्हेन वन एंड इज फिक्स एंड अनदर एंड इज फ्री, तो फिक्स एंड है ये नोड की तरफ बिहेव करेगा एंड फ्री एंड एंटी नोड की तरफ बिहेव करेगा, जैसा कि यहाँ पे है. ये लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है जिसमें ये हर स्टैंडिंग वेव जनरेट कर सकता है. तो इसमें लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी V डिवाइडेड बाई 4L, ये अपने पास में फॉर्मूला आ जाएगा. एंड द लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 4L. नाउ फॉर द nth हार्मोनिक के लिए फॉर्मूला आ जाता है 2n-1 V डिवाइडेड बाई 4L. यस, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में n-1 ओवरटोन. समटाइम दिस टर्म इज ऑल्सो यूज्ड ओवरटोन. सो ये सब ये जो नेम है ओवरटोन, ये सभी भी आप याद रखना. सो Fn इज इक्वल्स टू 2n-1 V डिवाइडेड बाई 4L. एंड nth हार्मोनिक के लिए लैम्डा हो जाएगा 4L डिवाइडेड बाई 2n-1. नाउ नेक्स्ट इज इन केस ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, हम स्टैंडिंग वेव किसी कंपोजिट स्ट्रिंग में भी जनरेट कर सकते हैं. कंपोजिट स्ट्रिंग का मीनिंग है कि दो स्ट्रिंग है, डिफरेंट मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ है, इनको कंबाइन करके हम एक स्ट्रिंग बनाए हैं. एंड नाउ इन दिस द केस विच इज वी जनरली हैव इज दैट दोनों एंड फिक्स हैं, तो ये नोड की तरफ बिहेव करेंगे. एंड बिकॉज ये कंपोजिट स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन कंप्लीट वायर में सेम रहेगा, frequency same रहेगा because frequency depends on the source. Now there can be two cases. जो ये अपने पास में joint है, ये that joint can act as the node. जब ये as a node behave करेगा तो wave velocity v1 will be equals to root t divided by mu1, v2 will be root t divided by mu2. frequency for the first because इसमें स्टैंडिंग वेव जनरेट होंगी एंड दोनों एंड एज ए बिकॉज जॉइंट इज एक्टिंग एज द नोड, सो बोथ एंड फिक्स हो गए इस स्ट्रिंग के लिए. सो फ्रीक्वेंसी जिस तरह से फिक्स पॉइंट वाली बोथ एंड फिक्स पॉइंट के लिए फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं, उसी तरह इसके लिए फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. सो F1 विल बी इक्वल्स टू n1 डिवाइडेड बाई 2L1 रूट t डिवाइडेड बाई mu1. एंड फ्रीक्वेंसी फॉर द सेकेंड वेव सेम वे is n2 divided by 2L2 root t divided by mu2. Now from here we can give n1 divided by n2 is equals to L1 divided by L2 root mu1 divided by mu2. Using this we can calculate minimum number of nodes, minimum number of antinodes provided हमें इसको solve करना है. and then n1 divided by n2 को हमेशा integer रखना है. so something like for example 3/2. आप इससे कम इंटीजर में आप इसे कभी नहीं लिख सकते. फ्रॉम हियर यू विल बी गेटिंग n1 इज 3 n2 इज 2. सो फ्रॉम हियर यू कैन गेट नोड एंड एंटी नोड एवरीथिंग. सो नाउ नेक्स्ट इज व्हेन जॉइंट इज एक्टिंग एज एंटी नोड. तो एंटी नोड के केस में क्या होगा, जिस तरह से वन एंड फिक्स वन एंड फ्री के लिए हमने फ्रीक्वेंसी निकाला था, उसी तरह इंडिविजुअल दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. अपने को पता है फ्रीक्वेंसी सेम होगी, यहाँ से अपने पास में रिलेशन आ जाएगा 2n1-1 डिवाइडेड बाई 2n2-1 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 रूट mu1 डिवाइडेड बाई mu2. नाउ फ्रॉम हियर द सेम वे वी कैन कैलकुलेट मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स, एंटी नोड एंड एवरीथिंग. Next is sonometer and Melday's experiment. These are based on the waves on string. So sonometer की हेल्प से हम किसी वेव का वेलोसिटी पता करते हैं. सो क्या करते हैं, जिस तरह से यहाँ पे ये सेटअप दिखाया गया है, ये अपने पास में एक वुडन सेटअप रहता है, इसके साथ में ये एक वायर कनेक्टेड रहता है. दिस इज कॉल्ड एज सोनोमीटर वायर एंड ये दोनों क्लैंप्स हैं. सो आई हैव ड्रॉन देम हियर.
दिस इज क्लैम्प 1, क्लैम्प 2। नाउ क्लैम्प 2 को हम स्लाइड कर सकते हैं इधर की तरफ। नाउ क्या करते हैं, इसे सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तब इसमें स्टैंडिंग वेव जनरेट हो जाएंगी। लेट्स से इनिशियली L1 डिस्टेंस है C1 एंड C2 के बीच में। नाउ अभी हम क्या करते हैं, इसे धीरे धीरे आगे की तरफ लेके जाते हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा, उसके बाद में अगेन इसमें स्टैंडिंग वेव जनरेट होने लग जाती हैं। तो अगेन हम L2 मेजर कर लेते हैं। नाउ मेरे को पता है कि ये दोनों क्या है, नोड्स हैं, तभी इन दोनों के बीच में स्टैंडिंग वेव जनरेट हुई है, राइट। सो N1 एंड N2 मेरे को पता है सक्सेसिव नोड्स के बीच में that distance is lambda by 2. From here I can calculate lambda is 2 L2 minus L1 and frequency will be equals to V equals to 2 F naught L2 minus L1. This is important formula, you can just memorize it. And using the Meldage experiment हम demonstrate करते हैं standing waves. As we know, standing waves when the both end are fixed, standing wave frequency is n divided by 2L root T by mu. Now see, in this I can change the n and I can change the tension. If I change the tension, different kind of nth harmonic will be generated, but length of the string is fixed. This length is fixed. Next is mass per unit length of this wire is also fixed, and source which we are connecting, the frequency is also fixed. So everything is fixed except n and root t. So I can write down n multiplied by root t is constant. From here I can say n1 divided by n2 is t1 divided by root t1 divided by t2. So this is the formula revision for the waves on string. इसी तरह हम आगे भी चैप्टर्स के फॉर्मूला रिवीजन करेंगे। वेव्स, साउंड वेव्स का नेक्स्ट फॉर्मूला रिवीजन करेंगे। दैन प्रॉपर्टीज ऑफ द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के रिवीजन करेंगे। सो आफ्टर वॉचिंग दिस यू कैन attempt PYQs, you can also attempt any question bank. This will enhance your the speed as well the complete concept. Okay, let's end over here. Thank